गाइस बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि बुकलेट के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवाना, तो इसलिए मैं आज जो है इसीलिए आज शुरू में देखोगे आपको बहुत clear आज मैं exercise से लगा करके exercise 9 जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका एक सेट बना करके करवा रहा हूँ। तो आप इसको अपने नॉर्मल नोटबुक पे लिख सकते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपके पास अलग नोटबुक है, यू कैन राइट इन दैट। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. बिकॉज एक बच्चे ने बोला अभी आवाज नहीं आ रही है। चल, सो आई होप आप समझ गए कि हम क्या करने वाले हैं आज। एक्सरसाइज 3 से लगाकर एक्सरसाइज 9 के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस, इट विल बी अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू। तो जिन लोगों ने लेक्चर्स मिस भी किए हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मेरे एडवाइस है वो भी इसको अटेंड करे। इससे क्या होगा कि भले ही आपको बहुत ज्यादा हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन ये आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिन पे क्वेश्चन जेई में भी आते हैं, वो मैं इसमें से ढूंढ ढूंढ कर आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको अपने नॉर्मल नोटबुक पे लिख सकते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला बुक होगा उस पे भी आप लिख सकते हैं। सो आर यू रेडी? या आप अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं भी करना चाहते तो जो आपका बुकलेट हो ना, उस पे ही शॉर्ट में वो चीजें लिखना शुरू कर देना। दैट इज ऑल्सो ओके, मेरे लिए वो फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपका मार्क्स एग्जाम में आना चाहिए, तो उसके लिए आप जैसा भी करना चाहें। सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेरी है इधर? आप इसको शॉर्ट नोट्स में भी डाल सकते हो। मतलब जित जो भी मैं वैसे कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चंस आप डेफिनेटली शॉर्ट नोट जब बनाओगे तो उसमें डाल सकते हो। कोई कह रहा थोड़े लेक्चर्स मिस किए, इट्स ओके बेटा, लेकिन उस अभी आप इसको बस देखते रहना कि क्या कराने कराने का स्टाइल। मतलब जब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको सोचना कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो सब जो है ना, जैसा टीचर सोचता है वैसा आपके माइंड में आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जितना आज कराऊंगा वो आपको सब रट जाएगा, लेकिन आपको एक स्टाइल, एक स्ट्रैटेजी पता चलेगी कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपका भी ऑब्जेक्टिव और मेरा भी ऑब्जेक्टिव सेम है कि आपके मार्क्स आने चाहिए एग्जाम में। तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज 3 से एक्सरसाइज 9 तक जितने भी अच्छे क्वेश्चंस है वो सेट आपको दे रहा हूँ। बुकलेट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो सीखे हैं, तो जो बच्चे बहुत कुछ सॉल्व नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी अच्छा है कि वो बुकलेट के एटलीस्ट क्वेश्चंस जो अच्छे वाले हैं वो तो कम से कम अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो बच्चे सॉल्व करना चाहते हैं वो एमएस चौहान कर सकते हैं। फिर वो किसी डाउट सेशन में उसका आप डिस्कशन कर लेना मेरे साथ। ठीक है? चल, तो मैं पहले किसी ने बोला एमएस जॉन पहले करो। नहीं बेटा, आप बुकलेट पहले करो। बुकलेट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े रैंडम वे में आपको भले ही मिल जाएंगे, लेकिन आप बुकलेट के क्वेश्चंस करो। ठीक है? चल, कोई कह रहा है कैट, हाँ कर सकते हो, बट सबसे पहले बुकलेट करना है, फिर आप एमएस शॉन कर सकते हो। फिर जब कोई आपका टेस्ट वगैरह स्टार्ट होता है तो उसमें आप ये वेबसाइट की क्वेश्चन सेलेक्ट करके कर सकते हो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम, मैंने पहले भी बोला है कि आप प्रॉब्लम्स कहीं से भी करें। थियरी थोड़ी सी अवॉइड करना दूसरी जगहों से, क्योंकि थियरी वाली चीजें अगर गलत हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप वो सारे प्रॉब्लम्स में यूज करना शुरू कर दोगे और मिस्टेक्स होने लगेंगे, फिर उसको कोई रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा।
चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते अभी और स्टार्ट करते हैं। तो सारे बच्चे एक्सरसाइज 3 से शुरू करें। एक्सरसाइज 3, ठीक है। एक्सरसाइज 3 में पहला क्वेश्चन आप देखो। पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, दो आपको जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स दिए हुए। इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपाउंड सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं। इसमें जो आपको सोचना चाहिए था वो क्या है, कंपाउंड सेम है। कंपाउंड सेम है। क्वेश्चन क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन है। किस चीज का, स्टेबिलिटी का। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन है स्टेबिलिटी को, ठीक है। अब इसमें जैसे आप, अच्छा इसके रूल्स आपको पहले से मालूम है कि हम लोग ऑक्टेट चेक करते हैं हर एक एटम का, है ना। दूसरा रूल, और ये सीक्वेंस में चेक करते हैं। दूसरा रूल हम लोग क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि फॉर्मल चार्जेस यानी जो प्लस माइनस उसमें है वो ज्यादा तो नहीं है। फॉर्मल चार्जेस चेक करते हैं, ठीक है। ऑक्टेट मैक्सिमम होना चाहिए, फॉर्मल चार्जेस मिनिमम होना चाहिए। और अगर ये दोनों सेम हो गए तो फिर हम लोग क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी कि जो माइनस है ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड प्लस ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये नॉर्मल है, ठीक है। इनके भी ऊपर क्या आ जाता है, जब आपको मान लीजिए ऐसा कुछ नजर आ जाए, एक्सेप्शनल बिहेवियर में कैसी चीजें आ सकती हैं, कहीं पर आपको एरोमेटिसिटी दिख गई, है ना। तो ये सब एक्सेप्शनल बिहेवियर वाला है। तो आप अपनी स्टाइल से इस चीज को जरूर लिख लेना। ये शॉर्ट नोट्स बनाने में भी आप इसी तरह से स्टाइल में करना। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखो तो सी ऑप्शन को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के सी वाले को देखो। सी वाले में तुम कोई भी रूल लगा लो, लेकिन तुमको सडनली ये एक्सेप्शनल बिहेवियर वाली चीज दिखनी चाहिए। इसने क्या किया, यहाँ माइनस है ना। और दूसरे वाले को देखो, दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर यहाँ ये प्लस लिखा है। अब इसकी खास बात ये है कि तुम्हारा ये वाला हिस्सा जो है ना, एरोमेटिसिटी है। अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि माइनस यहाँ पर लोन पेयर के साथ होगा, ठीक। तो यहाँ पर 2 + 2 + 2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम हो गया, 6 पाई। इसको देखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये यानी कि एंटी एरोमेटिसिटी। अब सोचिए, ये नॉर्मल रूल किसी काम के ही नहीं निकले यहाँ पर, ठीक है। तो आपने सडनली एरोमेटिसिटी देख ली और तुरंत आपने आंसर डिसाइड कर लिया कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पहला वाला। तो ये वाला मोर स्टेबल है, ठीक है। ये मोर स्टेबल है। बाकी हो सकता है बाकी सब में आप नॉर्मल सिनेरियो से चीजें कर पाए। जैसे आप देखो पहला वाला देखो, ए ऑप्शन को देखो। ए ऑप्शन में H C डबल बॉन्ड OH है और दूसरा कैनोनिकल फॉर्म क्या है, HC, यहाँ पर O- है, यहाँ पर O+ है, H है। अब आप चेक करोगे तो ऑक्टेट दोनों में कंप्लीट है। यानी पहला रूल, एरोमेटिसिटी वगैरह तो कुछ है नहीं यहाँ पर, स्पेशल तो कुछ है नहीं। और फॉर्मल चार्जेस चेक करोगे तो इसमें ज्यादा है, दिख रहा है ना। तो आप लिख भी सकते हैं फॉर्मल चार्जेस मोर, फॉर्मल चार्जेस मोर। तो ये हो गया लेस स्टेबल। एकदम सिंपल सी चीज है, यानी मोर स्टेबल के लिए ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। एक दो एक्सेप्शनल बिहेवियर मिलते हैं, बाकी सब में ये जो रूल सामने लिखा है ना, उसको सीधे सीधे चेक करना। और इसके लिए एक चीज याद रखना, ऑक्टेट के लिए व्हेनेवर, ये रट लेना, व्हेनेवर कार्बन प्लस, तो समझ लेना ऑक्टेट इनकम्प्लीट। कार्बन प्लस पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको रट लेना। अब आप इसमें कुछ पूछना चाहते हो, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट विद रिगार्ड टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और इसको कॉपी कर लो बाकी लोग। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, अपना माइक यूज करे, सो दैट बाकी लोग भी उसका क्वेश्चन सुन पाए और हम फिर अच्छे से डिस्कशन कर पाए।
If you have any confusion, any doubt, use your mic and ask so that बाकी बच्चे भी सुन पाए और फिर accordingly मैं आंसर दे पाऊँ। आज का लेक्चर बहुत काम का आपका होने वाला है, कम भी समझ में आएगा तो भी चलेगा, लेकिन आप इसको अच्छे से लिख कर रखिए। सोचना क्या है क्वेश्चन, जब मान लीजिए आप टीचर से डाउट भी पूछ रहे हो, तो आप पूछोगे क्या? आप बोलो उसको कि सर हमने ऑक्टेट चेक किया, इसमें फॉर्मल चार्जेस भी चेक किया, फिर भी आंसर क्यों नहीं आ रहा है? तो टीचर आपको बता पाएगा, हाँ आपने ऑक्टेट में मिस्टेक कर दी। सर एक बार ये रिपीट कर सकते हो वापस से? इतना पूरा था, अबे इसमें सर मेरा लैग हो गया था तो आधे ही सुनाई दिए कुछ। मैं पूरा रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आप इसका मैं वीडियो जब भेजूंगा तो आप लिंक से पहला वाला पार्ट देख लेना, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज 3 से एक्सरसाइज 9 तक जाना है। तो आई विल अवॉइड कि पूरा कोई कंफ्यूजन किसी को हुआ हो तो पूछ लीजिए, जिससे तनिष को भी फायदा हो जाए। आएगा अभी इस तरह का और भी कुछ आएगा, डोंट वरी। ये रिमूव कर दूं मैं? सबने कॉपी कर लिया? यस सर। Yes, sir. ओके, अभी आप देखो, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा है ना? तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन ई देखो, ऑप्शन ई तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा कि जो दूसरा वाला कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। क्या तुम देख पा रहे हो? बिल्कुल उसमें Yes, sir. 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है। तो ये मैजिकल चीज है, सॉल्विंग का स्टाइल आपने लर्न कर ली जब, तो तुम्हें बहुत, अभी कोई बच्चा मान लो नॉर्मल रूल से चलता है कि हम ऑक्टेट चेक करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, उस चक्कर में वो गलती, वो क्योंकि आंसर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो आपको कुछ जंप भी करना होता है कई क्वेश्चंस में कि अरे ये इसकी जरूरत ही नहीं है, सीधे एरोमेटिसिटी दिखाई दे रहा है, सो आंसर ये हो गया। ऐसा स्टाइल आपको लर्न करना है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में तो सीधे सीधे रूल लगा देना कि फॉर्मल चार्जेस वगैरह वगैरह। फिर इसमें एक और चीज है, जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है कि ये सब सेम हो गया, एरोमेटिसिटी वगैरह भी नहीं है, सब कुछ सेम हो गया, ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब कुछ सेम हो गया। तो फिर हम लोग क्या कई बार चेक करते हैं, जैसे प्लस प्लस हो गया, प्लस प्लस ये अवे होना चाहिए फॉर मोर स्टेबिलिटी, और अगर प्लस माइनस है ये कहां पर होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। कॉमन सेंस की बात है कि प्लस प्लस जो है वो तो डिस्टेबलाइज करेगा ना रिपल्शन की वजह से, तो उसको अवे करना है, और प्लस माइनस को क्लोज करना है। क्लोज करने का मतलब यहाँ पर चार्ज सेपरेशन लेस होना चाहिए, इसको क्लोज को हम क्या बोलते हैं वर्ड्स में? चार्ज सेपरेशन लेस। अच्छा, प्लस प्लस को कभी भी हम चार्ज सेपरेशन वर्ड से नहीं लिखते हैं, क्योंकि सेपरेशन का मतलब खाली प्लस माइनस, जो एक दूसरे को पसंद करते हैं उन्हीं के लिए सेपरेशन वर्ड होता है। जो चार्जेस एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं उसको आप सेपरेशन क्यों बोलोगे अगर वो दूर भी होते हैं? तो यू नो कॉमन सेंस से बात हम इस तरह से लिख सकते हैं। घरेलू एग्जाम्पल्स देंगे, ये भी आप लिख लेना। अब इसका आप एक एग्जाम्पल देखना। ये थर्ड वाला ही तुम देख सकते हो। थर्ड वाले की खास बात ये है कि पहले वाले में तो ऑक्टेट वगैरह तो ठीक है, तुम्हारा सब हो गया, सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उस क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेकंड है उसमें आप देखोगे प्लस और माइनस क्लोज हैं, क्या तुम देख पा रहे हो? और थर्ड वाले में प्लस माइनस क्या है? अवे हैं। तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होता है, प्लस माइनस क्लोज या प्लस माइनस अवे? बिकॉज बाकी सब चीजें सेम है, इसीलिए पहला वाला तो नंबर 1 ही होगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। देखो सॉल्विंग का स्टाइल आप आज लर्न कर रहे हो, तो आप अच्छे से अपने नोट्स में सब लिखते जाना। एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। सर सर ऑक्टेट वाला पार्ट कैसे चेक करने का? ऑक्टेट वाला पार्ट, ऑक्टेट वाला पार्ट जो है जितने भी तुम्हारे ये क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, जैसे आप ऑक्सीजन देखते हो, जैसे ये है, तो ऑक्टेट के लिए अपने को मालूम है कि ऑक्सीजन जो है
16th पीरियड एलिमेंट है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर मोस्ट शेल में उसके होते ही हैं, और 6 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर बॉन्डिंग में चले गए तो वो दूसरे भी एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आएंगे जो पड़ोसी एटम होगा उसका। ठीक, तो अगर आप इसको देखते तो ऑक्टेट कंप्लीट नजर आता है। ठीक है। एक और चीज है, मतलब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ना शॉर्ट में, थोड़ा सा ऑक्टेट चेक करना डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, तो इसीलिए मैंने लिख दिया। आप मान कर चलो कि 90% केसेस में कार्बन पे प्लस आता है, वहीं ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। दूसरे किसी एटम पे जब वैलेंसी बहुत कम होती है ना, तब जाकर के ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। कार्बन प्लस रट लेना, अगर तुमको लगता है कि इस तरह से तुम इनको निकालने में टाइम लगता है, डिफिकल्टी आती है, तो तुम इसको भूल ही जाओ। तुम खाली इतना याद रखो, कार्बन पे प्लस दिखा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। समझे कि नहीं? कार्बन पे प्लस, और जितने भी थर्ड पीरियड से लगाकर एलिमेंट होते हैं, Cl हो गया, सल्फर हो गया, इनके ऑक्टेट जल्दी इनकम्प्लीट नहीं होते हैं, याद रखना। नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको ऑक्टेट इनकम्प्लीट का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। प्रॉब्लम फेस किसको करना पड़ता है? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट पे कार्बन फेमस है। अगर कार्बन पे प्लस आया तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या समझ में आई मेरी बात? सर। ठीक है। ऐसा नहीं कि जो टीचर्स सॉल्व करते हैं वो भी कोई तूफानी चीज इस तरह से लगाना शुरू करेंगे कि 16 पीरियड है, इसका ऑक्टेट के लिए ये 1 2 3 काउंटिंग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, कॉमन सेंस लगाना शुरू कर देते हैं, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कॉमन सेंस क्या है कि वो जानते हैं कि सल्फर, Cl, Br, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता ही नहीं है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते हैं। एक भी बॉन्ड बनाते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। प्रॉब्लम केवल सेकेंड पीरियड एलिमेंट में होती है, और वो भी कार्बन प्लस उसके लिए फेमस है। बाकी एलिमेंट्स का कैसा होता है, जैसे नाइट्रोजन, उसमें जब 4 वैलेंसी आती है तब प्लस आता है। अब अगर मान लो नाइट्रोजन कभी तुमको 2 वैलेंसी वाला प्लस दिख जाए, तो ये कॉमन सेंस से अपने को मालूम है कि 4 वैलेंसी प्लस आता है और ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन अगर 2 वैलेंसी पे प्लस लिखा हुआ है तो समझ लेना ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। 2 वैलेंसी पे नाइट्रोजन आएगा तो उसके पास माइनस होना जरूरी है, अगर प्लस है तो इनकम्प्लीट है। इस तरह से कार्बन, नाइट्रोजन, ये कॉमन, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 वैलेंसी के साथ आता है नॉर्मल, ऑक्सीजन 3 वैलेंसी के साथ आता है तो प्लस, ये ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्सीजन 1 वैलेंसी के साथ कभी तुमको प्लस दिख जाए तो समझ लेना कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। समझे? अगर ऑक्सीजन 1 वैलेंसी के साथ माइनस है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ये तुम शॉर्ट में लिख लो बेटा, ये कहीं कहीं लिखा नहीं होगा इस तरह से। ये सब टीचर्स क्या एक्सपीरियंस की बेसिस पे अपना कर लेते हैं, तो वही तुम्हें भी करना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये 3 फेमस है जो बार बार तुम्हारे उसमें क्वेश्चंस में आएंगे। तो नाइट्रोजन भी मैंने बता दिया कि 4 वैलेंसी पे प्लस ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर 2 वैलेंसी या 1 वैलेंसी पे प्लस है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर 2 वैलेंसी है तो नाइट्रोजन पे निगेटिव होना जरूरी है। उसी तरह मैंने ऑक्सीजन बताया कि ऑक्सीजन 2 वैलेंसी है या 3 वैलेंसी और प्लस है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर 1 वैलेंसी है तो उस पे माइनस चलेगा, प्लस नहीं चलेगा, प्लस ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये आप सब लोग लिख लो। देखो तुम्हारे डाउट पूछने से कितनी अच्छी चीज निकल कर आ गई, वरना ये चीज कैसे ना क्लास में मैं बता पाता हूँ ना, ये तो एक्सपीरियंस। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यानी जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो ये चीजें सोचता हूँ, तो वही चीजें आज देखो प्रॉब्लम्स डिस्कशन में आपको बेनिफिट होगा। डन? शुड आई रिमूव दिस? Yes, sir. यस सर। ये वाला पार्ट सबने लिख लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए था, प्लस माइनस और Yes, sir. प्लस प्लस वाली चीज है ना। अब आप देखो, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, रीजन क्योंकि वो ऑक्टेट वाली चीज ठीक से जज नहीं कर पाते। जबकि मैंने तुम्हें अभी घरेलू स्टाइल में क्या बताया कि ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट
होता ही होता है, प्लस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उनको। तुम देखो बी ऑप्शन में, क्या ऑक्टेट सीएल का इनकम्प्लीट हो सकता है? नहीं, ये कोई सेकंड पीरियड एलिमेंट थोड़ी ना है, और डबल बॉन्ड के साथ है तो उसका अब। लेकिन सी ऑप्शन को देखो, सी पे प्लस आ गया, कार्बन प्लस इमीडिएट ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी खराब है। तो स्ट्रेट आपका आंसर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। देखो कितनी फटाफट आप आंसर निकाल सकते हो, आपको थोड़ा कॉमन सेंस की जरूरत है और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन देखो आपका हो गया। अब आप इसमें एक क्वेश्चन में जो बच्चे फंसते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की खास बात क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो लीस्ट स्टेबल में सबसे पहले तो आप ऑक्टेट चेक कर लो। तो ऑक्टेट चेक करोगे तो आपको ऑक्टेट सी में सबका कंप्लीट है। ध्यान से देखो, सी में सबका कंप्लीट है, डी में सबका कंप्लीट है, क्योंकि कार्बन पे प्लस आएगा तभी ऑक्टेट इनकम्प्लीट का सोचेंगे। ऐसा नॉर्मल सा आप माइंड में रख सकते हो। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, यानी आपका कंपटीशन किसके बीच में है? आंसर निकालने के लिए ए एंड बी में कंपटीशन है, दोनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और क्यों ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? बिकॉज सी पे प्लस है। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि सब कुछ एक जैसा हो गया। अब आप देखो प्लस माइनस भी पास पास हैं, मतलब दोनों में प्लस माइनस आजू बाजू रखे हुए हैं। एक में खाली ऐसा रखा हुआ है प्लस माइनस और फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर, और इधर डबल बॉन्ड। दूसरे वाले में क्या है? इधर माइनस रखा हुआ है, फिर एक प्लस रखा हुआ है, और फिर एक डबल बॉन्ड इधर रखा हुआ है। अब आप खास बात देखो, सब कुछ एक जैसा है, बड़ा डिफिकल्ट हो गया आंसर निकालना। लेकिन कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस कहता है कि प्लस तो डबल बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा है, माइनस लोन पेयर से भी स्टेबलाइज हो रहा है, राइट? इस वाले में देखो, प्लस इधर डबल बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा है और प्लस माइनस से भी स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अच्छा, इसमें एक और बात है, इसमें आगे चल के एक नाइट्रोजन भी लिखा हुआ है लोन पेयर वाला। अब इस लोन पेयर का फायदा तुमको कब होता है? जब लोन पेयर प्लस के बाजू में होता, तब तुम्हें बैक बॉन्डिंग वाली स्टेबिलिटी मिलती, ये वाली। लेकिन अब इसमें क्या है, बीच में एक माइनस आ गया, तो लोन पेयर का जो इफेक्ट है वो यहाँ खत्म हो गया, मिल ही नहीं पा रहा है। लेकिन इसमें देखो, वो एक्सटेंडेड रेजोनेंस के थ्रू प्लस तक पहुंच जाएगा, यानी कि लोन पेयर प्लस को हेल्प कर पा रहा है सेकेंड ऑप्शन में। लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में लोन पेयर प्लस तक नहीं पहुंच पा रहा, बिकॉज माइनस बीच में बैरियर बन के आ गया। तो यानी यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो नाइट्रोजन की भी हेल्प ले ली आपने, इसमें नाइट्रोजन वेस्ट हो गया, आप ऐसा मान लो। इसका मतलब लेस स्टेबल कौन सा होगा? ए ऑप्शन लेस स्टेबल होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको मिलेंगे जहां सारे के सारे जो फंडाज है ना वो फेल होते हुए नजर आएंगे, तो मैं समझ में ही नहीं आएगा क्या करें। तो इस तरह से एक आध चीज कॉमन सेंस वाली बातें वो भी मैंने आपको देखो बता दी। कोई कंफ्यूजन है इधर? सर एक बार बता सकते हो वापस? क्या चीज बताऊं मैं? सी और डी क्यों हमने एलिमिनेट किया वो बताऊं? ए और बी वाला। ए और बी जो है उसमें सब कुछ सेम आ रहा था, ऑक्टेट भी एक जैसा इनकम्प्लीट है, फॉर्मल चार्जेस भी एक जैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सब एक जैसे वाला प्लस माइनस रखा है, और प्लस प्लस दूर और नजदीक भी सब एक जैसा है। फिर क्या करें? तो इसमें एक खास चीज नजर आई, नाइट्रोजन का लोन पेयर। नाइट्रोजन का लोन पेयर किसमें यूज हो पा रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ाने में। तो बोला गया कि डी ऑप्शन में यूज हो गया। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर सिंगल डबल इस तरह करते करते वो एक्सटेंडेड वे में प्लस तक पहुंच गया, और प्लस को लोन पेयर मिलेगा तो स्टेबलाइज करेगा वो। लेकिन ए ऑप्शन में लोन पेयर वेस्ट हो गया, क्योंकि लोन पेयर के बाजू में माइनस बैठा हुआ है, तो लोन पेयर प्लस तक पहुंच ही नहीं सकता, एक्सटेंडेड वे यहाँ आ ही नहीं सकता, बैरियर है माइनस उसके लिए। इसीलिए ये ए वाला ऑप्शन लेस स्टेबल हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए इसको हटा दें। यस सर। गाइस
अभी क्वेश्चन नंबर 13, 14 ये सब आप अटेम्प्ट करना, वही स्टाइल है, आप भूलना नहीं जो मैंने अभी बताई आपको। पहले बेसिक स्टाइल से सोचना है, फिर कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर, एरोमेटिसिटी वगैरह दिख गई, रिंग होगी तो एरोमेटिसिटी दिख सकती है, तो वो सब आप ये करते रहना। और अगर मान लीजिए सब कुछ एक जैसा हो जाए तो ऐसे 2-3 फंडास माइंड में रखना कि कोई अलग सी चीज दी है क्या जो स्टेबिलिटी बढ़ा रही हो या कम कर रही हो, उसके अकॉर्डिंगली उसको आगे पीछे कर लेना। ऑप्शंस तो रहते ही रहते हैं, वो आप सिलेक्ट कर लोगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव करो। क्वेश्चन नंबर 26 को देखो। वैसे मैंने एरोमेटिसिटी के आपको सारे फंडास बताए हुए हैं, ठीक है, कि एरोमेटिसिटी कैसे निकाले। लेकिन जब भी फ्यूज्ड रिंग्स हो, कैसी रिंग्स हो? फ्यूज्ड रिंग्स। फ्यूज्ड रिंग्स यानी कॉमन वॉल हो जिनके पास, फ्यूज्ड रिंग्स में कॉमन वॉल होना जरूरी है। कॉमन वॉल मतलब बॉन्ड, कॉमन बॉन्ड होगा। तो उसमें क्या होगा कि हर एक रिंग का जो एरोमेटिसिटी है वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मस्ट बी वेयर एट द कॉमन वॉल। पाई बॉन्ड मस्ट बी एट द कॉमन वॉल। पाई बॉन्ड मस्ट बी एट द कॉमन वॉल, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। पाई बॉन्ड मस्ट बी एट द कॉमन वॉल। इफ इट इज नॉट एट द कॉमन वॉल तो आप फिर आंसर नहीं बता पाओगे। सबसे पहले आपको पाई बॉन्ड को कॉमन वॉल पे लाना ही पड़ेगा, कोई भी हो जाए आप। लेकिन कोशिश क्या करना कि इस तरह से कॉमन वॉल पे लेकर आना कि आपका जो सिस्टम है वो एरोमेटिसिटी की तरफ जाए, ना कि एंटी एरोमेटिसिटी। कभी भी आप कोई ऐसा सिस्टम नहीं क्रिएट करना चाहोगे जो डिस्टेबलाइज करे, राइट। जैसे इसको देखो, ये एजुलिन है ना, ये एजुलिन है, इसके कॉमन वॉल पे क्या इस समय है आपका पाई बॉन्ड? नहीं नो सर। नहीं है। तो इसका मतलब तुम यहाँ पर ये जज नहीं कर पाओगे कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि पाई बॉन्ड को कॉमन वॉल पे गिरा दो। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम पाई बॉन्ड को इधर से गिरा सकते हो, तुम पाई बॉन्ड को इधर से गिरा सकते हो, राइट। और जब जैसे मान लीजिए कि मैं इधर ब्लैक पेन से जा रहा हूं, मैं पाई बॉन्ड को इधर गिरा रहा हूं ऐसे, तो फिर मुझे ये भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे मतलब मैं यहीं पर ड्रॉप कर सकता हूँ, खाली मुझे प्लस माइनस ही तो लिखना है। तो मैं देखो कॉमन वॉल पे पाई बॉन्ड मैंने ड्रॉप किया यहाँ पर, और इससे निकाला तो इसको प्लस मिलेगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा क्योंकि उसको हमने इलेक्ट्रॉन दिया है। बाकी सब जो अनटच्ड थे उनको एज सच कॉपी कर लो, अनटच्ड अनटच्ड। किसी को कोई डिफिकल्टी, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, खाली मैंने पाई बॉन्ड को हल्का सा खिसका दिया। इज इट क्लियर? यस सर। है ना। अब मैं देखो दूसरे पेन से दिखाता हूँ कि अगर मैंने इधर वाला पाई बॉन्ड ऐसे ड्रॉप किया होता तो मुझे ऐसे आगे की तरफ बढ़ना पड़ता। समझ में आया? हो सकता है मैं और आगे बढ़ जाता और यहाँ पर माइनस ड्रॉप करता हूँ, मेरी मर्जी में कितना एक्सटेंडेड वे में रेजोनेंस लेके जाऊंगा। तो मेरा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या निकलेगी? देखो बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, और इस तरह के क्वेश्चंस एडवांस्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। देखो मैं चाहता हूँ कि आप जैसा भी पढ़ाई करते हो लेकिन आपको ऑर्गेनिक में मार्क्स आना ही चाहिए। मैं जान लगा रहा हूँ, आपको भी मेहनत खूब करनी है। इधर अनटच्ड है, ये अनटच्ड है, और यहाँ से तुमने तोड़ा था तो यहाँ प्लस आएगा इस बार, और यहाँ तुमने दिया है तो यहाँ माइनस आएगा। चलिए, इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है? नो सर। नहीं। नो सर। अब आप देखो, दो पॉसिबिलिटीज थी, मैं जो है इस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर रहा हूं। कोई बता सकता है मैंने ये वाला क्यों नहीं लिया और मैं ये क्यों प्रिफर कर रहा हूं? एरोमेटिक। यस। अगर मैं इसको देखूंगा ना तो अब मेरे इस रिंग में ध्यान से देखो, इस रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज एंटी एरोमेटिसिटी, एंड आई विल नेवर प्रिफर एंटी एरोमेटिसिटी। तो अगर बाई चांस कभी क्या डिजाइन ऐसा भी बनाकर दे देगा, तुमसे पूछेगा क्या ये डिजाइन सही है,
मतलब ऐसा करेगा वो, और यहाँ पर ऐसा सर्कल बनाएगा और यहाँ माइनस लिख देगा, यहाँ सर्कल बनाएगा, यहाँ प्लस लिख देगा और बोलेगा क्या ये करेक्ट है? तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि वो यहाँ से आया है। क्या समझ पा रहे हो? जबकि ये वाले डिजाइन में वही अगर मैं गोले बना दूं अंदर, तो मैं माइनस इस वाले रिंग में दिखाऊंगा, छोटी रिंग में, और इस वाले रिंग में मैं प्लस दिखाऊंगा। ये इंडिकेट करता है कि वो यहाँ वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आया है। तो इन अगर ऑप्शन में ये भी फॉर्म दिया और ये भी फॉर्म दिया, तो तुम इसको एलिमिनेट कर देना और इसको टिक कर देना। क्या तुम समझ पा रहे हो? Yes, sir. हाँ, और इसमें देखो पर रिंग तुम्हें दिखाई देगा कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको भी काउंट कर लो कॉमन वॉल के साथ साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। याद रखना, एक भी रिंग अगर एंटी एरोमेटिक हो जाएगी, होल सिस्टम विल बिकम एंटी एरोमेटिक। यहां मैं लिख भी देता हूं, इफ वन रिंग इज एंटी एरोमेटिक, then whole ring, whole compound will be anti-aromatic। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, आप इसको अच्छे से कॉपी करना। आप देखो क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में देखोगे, इसमें फॉर्चुनेटली कॉमन वॉल पे डबल बॉन्ड है, तो सीधा सीधा तुम आप चेक कर सकते हो, तुम्हें क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, जबकि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम क्या बन, खाली वो टब शेप को छोड़ के बाकी सारे 8 पाई एंटी एरोमेटिक होते हैं, याद रखना। फॉरगेट टब शेप, उसके अलावा ऑल अदर केसेस विल बी एंटी। तो मेरा ये कोई टब शेप तो है नहीं, क्योंकि ये तो फ्यूज्ड रिंग्स के साथ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस एंटी एरोमेटिक्स, होल सिस्टम विल बिकम एंटी एरोमेटिक। आप इसको कॉपी कर लो। If you have any confusion, you please ask। हाँ, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो बेकार नहीं होनी चाहिए बेटा। थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होता है तो इट इज बेटर यू आस्क। सर बोलो ना। सर पहले मतलब कॉमन वॉल पे लाके चेक करना है ना? हाँ, पहले पाई बॉन्ड को कॉमन वॉल पे ड्रॉप करो, और उसमें हो सकता है प्लस माइनस क्रिएट हो। तो आपका हर रिंग में ऐसा प्लस माइनस बनाना कि वो एरोमेटिसिटी की तरफ जाए। तो इसीलिए मैंने एजुलिन एग्जांपल लिया, क्योंकि उसमें दो पॉसिबिलिटीज बनती है। जिसमें एक ही बन रही है तो कोई टेंशन ही नहीं है, जिसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है तो एरोमेटिसिटी वाली प्रिफर करना, और आंसर भी एरोमेटिक लिख देना। यस सर। कोई कह रहा है 26 का आंसर पीछे सी दिया है, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ आंसर बी है बेटा। मैं तो खाली ये बता रहा था कि बी वाला तुम्हारा क्यों एंटी एरोमेटिक है। डिड आई से कि ये आंसर है? क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, उसमें लिखा है नॉट एन एंटी एरोमेटिक। तो सी वाला ऑप्शन नैप्थलीन फेमस एग्जांपल है एरोमेटिसिटी का। आप मेरे को गलत प्रूफ करने के लिए नहीं जाओ, आप अच्छे से देखो सामने क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे कितना नीचे कर दो, आपको ऊपर उठना है, ये मेरी ऑब्जेक्टिव है, वही आपका भी होना चाहिए। Should I remove this? Have you all copied? Yes, sir. गाइस देखो,
अब क्योंकि एरोमेटिसिटी के जो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मैं इसीलिए ज्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि ये इतना हमने डिस्कशन नहीं किया था बीच में, एसिड बेस वाला बहुत डिस्कशन किया है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कैसे आते हैं कई बार कि जैसे मान लो मैं लिखता हूँ नाइट्रोजन, आप देखो मैं थोड़ा सा पहले ऐसा डिजाइन बना देता हूँ, या इसको मैं छोड़ो, मैं सीधे बेंजीन बनाता हूँ। ये सबको मालूम है, हर एक बच्चे को बेंजीन मालूम है ना, एरोमेटिक है। कई बार वो क्या करते हैं, ऐसा देते हैं, यहाँ नाइट्रोजन लिख देंगे लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन लिख देंगे लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन लिख देंगे लोन पेयर। याद रखना, एकदम रटा होना चाहिए तुम्हें कि डबल बॉन्ड वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में नहीं जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमको उसने बेंजीन दिया है कि ये इस टाइप का डिजाइन वाला कंपाउंड दे दिया है, लोन पेयर तो नाइट्रोजन का रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा है। यानी रेजोनेंस में कौन जा रहा है, एक पाई एक पाई एक पाई, कितना हो गया टोटल 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या तुम्हें समझ में आया कि इसके एरोमेटिसिटी के लिए हमको क्या करना होता है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इसमें कई बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि जैसे मैं अगर इसमें चूज करूं, ऐसा एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, जैसे कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा देता हूं थोड़ा सा अच्छा स्टाइल से। ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा कि यहाँ पर रेजोनेंस रुक गया। लेकिन जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो तुम जो बाहर जाता हुआ सीओ है ना, उसको तोड़ करके इसको प्लस माइनस के फॉर्म में लिख दो, और अब तुम्हारा फोकस खाली रिंग के प्लस पे होना चाहिए, यानी रिंग पे जो चार्ज आया उस पे होना चाहिए। इसको देखो, क्या यहाँ तुम्हें 2 पाई 6 पाई 8 पाई किसी टाइप का पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है? तो 2 प्लस 2 प्लस और ये 0 है, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ऐसा भी तुमको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ये चीज याद रखना। और याद करो, मैंने एक बार ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन दिया था जिसमें बीच में ऐसा डबल बॉन्ड था और 2 रिंग्स, ये फ्यूज नहीं, याद रखना। तो इसमें हम लोग को मैंने क्या स्टाइल बताई थी, इसमें भी ये बीच का बॉन्ड आप तोड़ दो और प्लस माइनस लिखो, और प्लस माइनस ऐसा लिखना सो दैट दोनों रिंग, ट्राई करना कि वो दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाए। और अगर ऐसा हो जाए तो सिस्टम को एरोमेटिक ही बोल देना। तो मैं प्लस यहाँ डाल दूं, माइनस यहाँ डाल दूंगा, इससे क्या होगा, इधर भी 6 पाई आ गया, इधर भी 6 पाई आ गया, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। और जैसे सी पे प्लस जो होता है ना, वो एम्प्टी ऑर्बिटल को डिनोट करता है, सी पे प्लस। उसी तरह से जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल दिया होता तो हर बच्चा पहचान लेगा कि ये तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन ये जो प्लस होता है ना, इसका मतलब होता है एम्प्टी ऑर्बिटल। तो अगर मान लो कोई ऐसा एलिमेंट आप लगा दो जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, जैसे बोरॉन, ये तो बोरॉन सी प्लस की तरह काम करेगा, यानी ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हमने बोरॉन को एम्प्टी ऑर्बिटल मान लिया और ये 0 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा पूरे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0 कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आप क्वेश्चन नंबर देखोगे इसमें, कहाँ अभी दिखाई दिया था मेरे को, क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन देखो। क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन देखोगे, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सॉरी, ऑक्सीजन दिया है, बोरॉन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, बोरॉन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, फिर बोरॉन दिया और फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एम्प्टी ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल। कांट यू सी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम? इज इट क्लियर? Yes, इसको sir. कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको। ये भी एक अच्छी चीज मैंने आपको बताई, जिसमें एरोमेटिसिटी में कोई दूसरा एटम आता है या फिर लोन पेयर डबल बॉन्डेड एटम पे रखा होता है, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है जहां पर प्लस माइनस रख करके, वहां एरोमेटिसिटी कैसे निकाल। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड हियर। इसको भी अच्छे से कॉपी कर लो। एक बच्ची बोल रही है 28 का फोर्थ। 28 के फोर्थ जैसे ऑप्शन तो आपको गलत होनी ही नहीं चाहिए। हम लोगों ने एनुलिन्स पढ़े हुए हैं, एनुलिन्स आपको रटे होने चाहिए
कि 4 एनुलिन एंटी एरोमेटिक होता है, 6 एनुलिन एरोमेटिक होता है, 8 एनुलिन टब शेप होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, 10 एनुलिन जो होता है वो नॉन एरोमेटिक है। फोर्थ ऑप्शन 10 एनुलिन है, आप भूल कैसे सकते हो? वो एनुलिन 6-7 ही है, आप वो एनुलिन को रट लो। मोनोसाइक्लिक और कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उनको एनुलिन्स बोला जाता है, CnHn फॉर्मूला होता है। तो दैट 28 का 4 ऑप्शन बिलोंग्स टू एनुलिन एंड दैट इज 10 एनुलिन, फेमस कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक। यस, सर वो 10 बोलो एनुलिन ना। है, उसका आपने बोला था कि मतलब बीच में ब्रिज बनाना पड़ता है या फिर एक दो ऑप्शन बताया था हमको उससे वो बनाना नहीं पड़ता है, अगर वो बना हुआ दिया हो तो वो एरोमेटिक बोला जाएगा, हमको नहीं बनाना है। कि 10 एनुलिन तो फिर एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक साफ साफ लिखा हुआ है नोट्स में, 10 एनुलिन इज नॉन एरोमेटिक। लेकिन फिर आपने बना के दिखाया था ना, मतलब वो। अरे भाई मैं कह रहा हूं अगर ऐसा चेंजेस के साथ कंपाउंड दिया होगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड ही दूसरा होगा। मैं जैसे कहूं कि तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी तब सिलेक्शन होगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें तब सिलेक्शन होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब तुमने पढ़ाई नहीं की है। दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, उनको मिक्स क्यों कर रहे हो? ओके सर। अगर खाली 10 एनुलिन ड्रॉ किया है तो नॉन एरोमेटिक हो, तो साफ साफ हमने लिखा हुआ है। Should I remove this? मिटा दें? Yes, sir. अब एक मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 40, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 40 और एक्सरसाइज 9 का, एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 9 का ही क्वेश्चन नंबर 19। ये इस टाइप के क्वेश्चंस सारे बच्चे देख लें, जो भी मैंने नंबर लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 40, एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 17। कैन यू सी? एक बार रीड कर लो ये सारे क्वेश्चंस, तो फिर मैं बताऊं कि करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में। फटाफट रीड करिए। रीड होते ही मुझे बता दो। हाँ, अभी तक रीड नहीं कर पाए क्या? Done, sir. अच्छा गाइस, अब इन सब में खास बात है, देखो ये रिएक्शन की बात कर रहा है, चाहे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो, चाहे AgNO3 के साथ रिएक्शन हो, चाहे वो HI के साथ रिएक्शन हो। इनमें खास बात क्या होती है, सबसे पहले तुम वो जो चाहे वो RI हो चाहे वो ROH हो, तुम इस I और OH को निकाल के कार्बोकैटायन बना देना। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसको, सॉरी इनका जो करने का स्टाइल है वो क्या है, राइट कार्बोकैटायन, राइट कार्बोकैटायन। तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 40 लेता हूं, तो उसमें कार्बोकैटायन बनता है ये, कार्बोकैटायन बनता है ये, कार्बोकैटायन बनता है ये, सॉरी। अब इसमें बहुत सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इमीडिएट पता चल रहा है अपने को कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप क्रिएट करेगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप होता है क्या, एरोमेटिक। एरोमेटिक। ये तुम्हारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप क्रिएट करेगा, क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे पहले एरोमेटिक आता है, फिर नॉन एरोमेटिक आता है, फिर एंटी एरोमेटिक आता है। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ये ऑर्डर है। तो जो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी होगा ना, उसी अकॉर्डिंगली रिएक्टिविटी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी आप निकालोगे, उसके हिसाब से कार्बोकेटायन रिएक्टिव नहीं मतलब है, कंपाउंड रिएक्टिव है होगा। ये आप रट लो, आपको समझ में आए नहीं आए इससे मतलब नहीं है, आप ये कर लोगे तो तुम्हारा आंसर कभी गलत नहीं निकलेगा।
ये एकदम रटा होना चाहिए आप। अब आप मूव करो क्वेश्चन नंबर 17 पे, एक्सरसाइज 9 के। उसमें भी यही करना है। आप क्वेश्चन नंबर 17 देखो एक्सरसाइज 9 का, उसमें भी यही करना है। ऑप्शन ए को लिखोगे तो मिलेगा पीएच यानी बेंजीन और CH2 प्लस। ऑप्शन बी का कार्बोकेटाइन लिखोगे तो मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। ऑप्शन सी को लिखोगे CH3 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 प्लस। ऑप्शन डी को लिखोगे तो ये एक नई चीज है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन ब्रिजहेड कार्बन। ब्रिजहेड कार्बन। अब ब्रिजहेड कार्बन रिजिड होता है, यानी वो जो उसका नेट होता है वो अब फ्लेक्सिबल नहीं है, वो जैसा है उसी डिजाइन में रहेगा। जबकि कार्बोकेटायन को क्या होना पड़ता है, प्लेनर, और प्लेनर ये हो नहीं पा रहा, तो ये हाईली अनस्टेबल सिस्टम है। इसको हम लोग ब्रेड्स रूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? BREDTS, ब्रेड्स रूल। ये आप कहीं पर लिख लेना। ब्रेड्स रूल कहता है कि नो पॉजिटिव चार्ज, नो डबल बॉन्ड ऑन ब्रिजहेड कार्बन। और उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड लाओगे तो उसको प्लेनर होना पड़ेगा, और प्लेनरिटी वो अचीव ही नहीं कर सकता, वो रिजिड सिस्टम है। इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल वाली कैटेगरी में चला जाता है, जिसको नाम देते हैं ब्रेड्स रूल। तो नाम मालूम हो या ना मालूम हो, ब्रेड्स रूल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस और डबल बॉन्ड यहाँ पर हाईली अनस्टेबल है, बाकी सब में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टेबिलिटी भी ऑर्डर लिखोगे ना तो C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन D है। इतना तो आपको नोट्स में डायरेक्ट मिल जाएगा। ये एक्स्ट्रा मैंने बताया, इसको नोट डाउन कर लेना। स्ट्रेट आपका आंसर लीस्ट रिएक्टिव के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी इसी सेंस में जाएगी। ऑर्डर ऑफ जो रिएक्टिविटी है, देखो मैंने एक्स्ट्रा चीज बता दी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव। उसने खाली पूछा था लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, तो डी वाला लीस्ट रिएक्टिव होगा। कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा उसी अकॉर्डिंगली कंपाउंड का रिएक्टिविटी होगा। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की क्या खास बात है, इसमें वो कार्बोकेटायन बनाओगे ना तो बी ऑप्शन को देखो। बी ऑप्शन जो है ना, डांसिंग रेजोनेंस वाला कार्बोकेटायन है। ये देखो, डांसिंग रेजोनेंस वाला, आप नोट्स में चेक कर लो अगर आपको याद ना हो डांसिंग रेजोनेंस। ये एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी होता है। तो ऑफ कोर्स कंपाउंड ऑफ जो दिस कार्बोकेटायन विल बी मोस्ट रिएक्टिव आपसे पूछा है। देखिए, आपको मैं रिएक्शंस वाले क्वेश्चन सारे यहाँ देखो करा दिए। अब आप फटाफट इसको कॉपी कर लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सर वो क्या लिखा है? नो पॉजिटिव चार्ज, नो नो डबल बॉन्ड, no positive charge, no double bond on Bridget carbon. That is called Bred's rule. वो हाईली अनस्टेबल सिस्टम होगा। Should I remove this? सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. Guys,
मैंने कई सारे क्वेश्चंस इन सब में डाउट्स में भी डिस्कस किए हुए हैं, बट फिर भी मैं जानबूझ करके वो सेट आपको दे रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, कुछ डबल बॉन्ड्स करके दिया हुआ है और उससे आपको क्या उसने पूछ लिया है जो स्टेबिलिटी है। तो एक तो आपको ये ऑर्डर पहले से मालूम है कि अगर कोई सिस्टम एरोमेटिक है और कोई सिस्टम एंटी एरोमेटिक है, लेकिन सिमिलैरिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि सब उल्टा सीधा और तुमने उसको फिर भी इसी ऑर्डर में डाल दिया। नॉन एरोमेटिक है और एक बनता है एंटी एरोमेटिक। इसके अलावा जो आपको मालूम होना चाहिए, अगर डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेटेड है, एक ये डबल बॉन्ड दो ही है, इसमें भी डबल बॉन्ड दो, इसमें भी, और डबल बॉन्ड दो इसमें भी, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, मतलब जिसमें रेजोनेंस है। इसको बोलते क्यूमुलेटेड, यानी एक ही कार्बन के ऊपर दो डबल बॉन्ड दिखाई देते, या हाईली अनस्टेबल है। एंटी एरोमेटिसिटी से ज्यादा नहीं है, लेकिन अनस्टेबल इसको बोलते हैं। ये एक हाईली छोड़ दो, अच्छा खाली अनस्टेबल, और ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब सेपरेटेड है, ये एक नॉर्मल डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर इनमें मेरे को ऑर्डर लिखना होगा तो मैं कॉन्जुगेटेड सबसे पहले लिखूंगा, सेपरेटेड उसके बाद लिखूंगा, और क्यूमुलेटेड लास्ट में लिखूंगा, और इन सब के पीछे आएगा एंटी, याद रखना, एंटी एरोमेटिक। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी आपको बोला, उसमें एक एंटी एरोमेटिक वाला केस है, बाकी सब कॉन्जुगेटेड, सेपरेटेड, क्यूमुलेटेड। ये इसका भी आंसर आपको निकल आएगा, ये भी कॉपी कर लो। Should I remove this? Yes, sir. Guys, अब आप एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो और उसका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी देखो। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3, उसका ऑप्शन बी एंड डी देखो। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है रेजोनेंस एनर्जी, और इसमें खास बात ये है कि कंपाउंड डिफरेंट है। अभी मैंने जो स्टार्टिंग में आज करवाया है आपको, स्टार्टिंग में मैंने लिखा था कंपाउंड सेम है और तुमसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी पूछ रहा है, लेकिन अब क्या खास बात है इसमें कि कंपाउंड डिफरेंट हो गया है, राइट? कंपाउंड डिफरेंट हो गया, तो कंपाउंड डिफरेंट और तुमसे रेजोनेंस एनर्जी का क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो इसमें स्टाइल एकदम सिंपल सी होती है। क्या होती है स्टाइल? इसमें स्टाइल होती है मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड implies more resonance energy। ठीक, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड implies more resonance। और तो इसमें दो चार कॉमन चीजें रहती हैं, जैसे मान लो कि चीजें आइडेंटिकल टाइप की, मतलब एक जैसी हो। जैसे मैं दिखाऊं, इसमें आप देखोगे ये लगभग एक ही जैसा कंपाउंड है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इसको देखो, वो क्वेश्चन नंबर मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का आप ए ऑप्शन देखो, Na लिखा हुआ, उसको Na प्लस करके बेकार है, वो तो खाली मेन चीज ये है। तो आप देखोगे बिल्कुल एक जैसे कंपाउंड है ना, बिल्कुल एक जैसे, खाली इसमें H है उसमें Na था, कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब तुम रेजोनेंस लिखोगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाओगे, जब ये लोन पे रेजोनेंस में जाएगा, तो ये क्या कचरा कर देगा? ये कचरा करेगा, इसमें चार्जेस जनरेट कर देगा, जबकि इसमें कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा जनरेट नहीं होगा। जब O माइनस का, क्योंकि माइनस पहले से ही था, वही माइनस टहल रहा है इधर से उधर, तो यहाँ कोई चार्ज जनरेट नहीं हुआ, तो इसमें हम बोलते हैं चार्ज सेपरेशन आ गया, चार्ज सेपरेशन आ गया। इससे स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं हुई, मतलब लेस
इसको स्टेबल तो हुआ, लेकिन हम इसको वर्ड लिखते, हम ये नहीं लिखते स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, हम लिखते हैं लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। वर्डिंग्स पे ध्यान दो, लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज। हम ये नहीं कहते हैं कि स्टेबिलिटी डिक्रीज, स्टेबिलिटी तो रेजोनेंस में इंक्रीज हो रही है, लेकिन लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये वर्ड्स लिखना ज्यादा अच्छा है। तो लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड का मतलब क्या हो गया, लेस रेजोनेंस एनर्जी, समझे ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब जैसे इसमें सी ऑप्शन देखा है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखो, उस सी की क्या खास बात है कि बेंजीन तो फालतू में बना हुआ है। एक ये दिया हुआ है, याद करो मैंने आपको बोला था कि एक फिनॉक्साइड आयन रहता है और एक एसीटेट आयन रहता है। इसकी खास बात है कि जब तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे ना, तो तुम्हें इक्विवेलेंट मिलेगा, इक्विवेलेंट मिलेगा, और नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रो ऑलवेज। जबकि इसमें क्या है, नेगेटिव मूव्स टू कार्बन, तो ये लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आप राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि मुझे फटाफट लिख के बहुत सारे कराने हैं आज क्वेश्चंस। तो नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर है, एंड इसमें इक्विवेलेंट भी मिले रहा है, आपको ध्यान से देखो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इन सबसे अलग हट करके एक पॉइंट है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का बी और डी ऑप्शन बोला। उसमें खास बात ये है कि जो रेजोनेंस हो रहा है ना, एक एग्जाम्पल में क्रॉस कॉन्जुगेशन है और एक एग्जाम्पल में एक्सटेंडेड रेजोनेंस। एक्सटेंडेड क्या होता है, डबल आगे बढ़ा, डबल आगे बढ़ा, डबल आगे बढ़ा। जबकि इसमें क्या है, डबल आगे बढ़ा तो डबल आगे बढ़ा, ये रह गया, अनटच्ड है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड। याद रखना, रेजोनेंस एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस एनर्जी मैं लिख भी देता हूं, फ्रॉम रेजोनेंस एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, क्रॉस कॉन्जुगेशन, रिजल्ट्स इन लेस रेजोनेंस एनर्जी। ये एकदम रट लो आप, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। आप देखो इसका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में डबल दिया है, सिंगल है, डबल है, डबल है इधर, और दूसरे में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। किसमें एक्सटेंडेड मिल रहा है, इसमें। तो यहाँ है एक्सटेंडेड, यहाँ है क्रॉस। किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, जिसमें एक्सटेंडेड। बिल्कुल आसान है, ठीक। इसको भी आप कॉपी कर लो, कई सारे क्वेश्चंस आपको इस स्टाइल के मिल सकते हैं। बाकी कहीं एरोमेटिसिटी आ गई, कुछ आ गई, वो तो अलग ही केस हो गया, उसमें तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा ही होगा। सर बोलो ना। सर क्वेश्चन नंबर 5 में तो सी कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 5, 5 सी, हाँ सी। उसमें भी आप देखो किसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा है, एक जैसा ही दिया है क्या? नहीं नहीं, एक में NH दिया है ना, तो यस सर। इक्विवेलेंट मिल जाएगा ना। और नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे ही थ्रू आउट रहेगा। अभी तो किया तुमने, फर्स्ट का सी वाला ऑप्शन देखो, यस नेगेटिव सर। चार्ज तुम्हारा थ्रू आउट नाइट्रोजन पे ही है सेकेंड वाले में, जबकि पहले वाले में सी में के पहला कंपाउंड में क्या होगा, नाइट्रोजन से कार्बन पे जाएगा। ओके सर। ध्यान से सोचोगे ना, जो भी मैं आज डिस्कशन कर रहा हूँ वो आपको लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। Should I remove this जो भी यहाँ सामने है?
रिमूव कर दूं? Yes, sir. एक जो क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर तुम 22 देखना, ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। ये मतलब जो कई सारे क्वेश्चंस वैसे तो दिए हैं, मैं एक दो चूज करके आपको दिखाता हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इसमें डिपेंड करता है, इसमें तुमसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया। एक कॉमन वाली चीज तो सबको मालूम है कि भाई ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डबल से ज्यादा होगा, सिंगल ये स्ट्रेंथ हो गया, ये कॉमन सेंस वाली बात है। सिंगल होगा, डबल से ज्यादा होगा, ट्रिपल यहाँ डाल देंगे, ये सब कॉमन सेंस की बात है। अब इसी में बीच में तुम यहाँ पर पार्शियल डबल फिट कर सकते हो, यहाँ पर पार्शियल ट्रिपल फिट कर सकते हो, वैसे यहाँ पर भी इसी तरह फिट कर लेना। अब इसमें ये तुम्हें दिखाना पड़ता है कहाँ रेजोनेंस हो रहा है, कहाँ बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, कैसे हो रही है। मेरे पास जो हो सकता है तुम्हारे में इसमें क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंजेस हो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए, खाली तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास 21 का सी दिया हुआ, ये हो सकता है तुम्हारे में कुछ और हो, चेक कर लो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। उसने हाईलाइट किया ये वाला बॉन्ड, बोल रहा है कि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बहुत सिंपल है, ये बताओ किस केस में सीएल का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है? पहले केस पहले में। इसमें जा रहा है क्या? नहीं सर। नहीं जा रहा है। तो जिसमें जा रहा है उसी का तो सीसीएल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा? पार्शियल पार्शियल डबल। डबल तो बताओ पार्शियल डबल का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। बस, कितनी सिंपल सी चीज है, इसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग ही लगाना नहीं है, खत्म। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन तुम अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी देखो। क्वेश्चन नंबर 22 का डी, तुम्हारे में शायद किसी बच्चे ने बोला था ऐसा दिया हुआ है, जबकि मेरे में NH2 लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे। क्या तुमको यही क्वेश्चन दिया जी सर। है ना? हाँ। तो इसमें आप देखो उसने क्या मेंशन किया, उसने इस बार इस बॉन्ड को हाईलाइट किया है। अब आप ध्यान से देखो, इधर Cl जब रेजोनेंस करेगा तो यही CO बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। डू यू एग्री? ये CO बॉन्ड पार्शियल डबल हो जाएगा, पार्शियल डबल। यस सर। यानी कि पहले डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बन रहा है। इसमें भी देखो लोन पेयर जब रेजोनेंस में जाएगा, लोन पेयर जब रेजोनेंस में जाएगा तो इसमें भी वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। मानते हो कि नहीं? यस सर। डू यू एग्री? आप सोचो अगर ये वाला बॉन्ड पूछ लेता तो क्वेश्चन बदल जाता, लेकिन उसने ये वाला बॉन्ड पूछा है तो आपका डबल से सिंगल बन रहा है। अब बताओ ये CO 2 बार रेजोनेंस कर सकता है तो ज्यादा सिंगल की तरफ चला जाएगा, कॉमन सेंस है। मानते हो कि नहीं? इसमें इधर से तो रेजोनेंस हो नहीं रहा है, यानी खाली Cl के साथ रेजोनेंस कर रहा है तो एक ही बार वो सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, और इसमें 2 बार वो CO सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है। तो बताओ किसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा? फर्स्ट। फर्स्ट वाले केस में कॉमन सेंस की बात हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये 2 बार रेजोनेंस करने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हम लिख रहे हैं मोर रेजोनेंस, तो इसके अंदर जो है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ गया, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ गया। और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज मतलब लेस होगी। डिक्रीज इंक्रीज क्या करेगी? रिलेटिवली बात करें तो ये लेस है, ये लेस है, ये मोर है, सिंपल है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। तो इस तरह के आपको, अब इसमें क्या हुआ था, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसको भी क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसमें दो तरफ से रेजोनेंस हो गया, तो ज्यादा कुछ क्रॉस कॉन्जुगेशन लिख के कंफ्यूज नहीं होना है कि पता चला कुछ पुराने कॉन्सेप्ट से फिर गड़बड़ करने लगो। इसीलिए मैंने आपको खाली रेजोनेंस के फॉर्म में बताया कि 2 बार रेजोनेंस इसका हो गया, इस चक्कर में इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ गया। तो देख लो, कॉपी कर लो। अच्छा, सर ये बात याद रखना, कई बार जैसे मान लो, एक मिनट, कई बार मान लो ट्रिपल बॉन्ड 2 जगह है,
लेकिन एक बार ट्रिपल बॉन्ड मान लो नाइट्रोजन के साथ है, एक बार ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ, तो भाई ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्यों बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी है और सी और एन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में खींच भी रहा है, उसको अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। जैसे 21 का ई देखो, दोनों में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बनेगा। एक सीसी बॉन्ड बोल रहा है और एक में बोल रहा है वो सीएन बॉन्ड, तो ऑफकोर्स सीएन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, खत्म कहानी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान से हैं, मतलब इसमें फंस मत जाना कि मतलब फंस गए और क्वेश्चन ही मिस्टेक कर गए। ट्रिपल बॉन्ड नॉर्मल है तो भाई कम उसका स्ट्रेंथ होगा, अब पोलैरिटी भी आ गई तो और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? somebody was saying something. सर 22 के डी पार्ट में जो CH3 वाला पार्ट है वो आप वापस रिपीट करो ना, मतलब उसमें क्या करने का है? CH3 कुछ नहीं कर रहा है बेटा, यही तो प्रॉब्लम है। CO खाली एक ही बार रेजोनेंस कर पा रहा है Cl के साथ, जबकि यहाँ का CO 2 बार Cl के साथ रेजोनेंस कर पा रहा है अलग अलग जगह से। यानी यहाँ का डबल बॉन्ड ज्यादा सिंगल की तरफ भाग रहा है रेजोनेंस करके, और सिंगल की तरफ भागेगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। हाँ ओके सर। Should I remove this? सर बोलो ना। सर 21 का तो फिर ई पार्ट कैसे होगा? मैंने ट्राई किया। मैंने बताया तो, अभी तुमने सुना नहीं शायद, कि अगर एक में सीसी बॉन्ड की बात कर रहा है, भले ही वो दोनों एक जैसे बॉन्ड है, सीएन दोनों में ट्रिपल ट्रिपल है या दोनों में डबल डबल हो सकता है, तो भाई इसमें सीसी खाली है, इसमें सीएन हो गया, यानी डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो है ही है, साथ में पोलैरिटी की भी स्ट्रेंथ आ गई, यानी आपस में ज्यादा खींच रहे हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वैसे ही 21 का ई ऑप्शन है जो तुमने टाइप किया हुआ है, मैंने बिना तुम्हारा नाम लिए ही बता दिया पहले से, ध्यान दो। यस सर ओके। तो देखो एरो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, एरो कौन सी बॉन्ड की तरफ लगा हुआ है, वो किस कार्बन और नाइट्रोजन क्या है, कार्बन कार्बन है क्या है, आपको समझ में आएगा ना। ओके सर। और ये छोटी छोटी चीजें याद रखना कि सी और एफ इनका बीच में जो रेजोनेंस होता है ना, मान लो इनका रेजोनेंस तुमको दिखाना है, तो ये रेजोनेंस बेटर होता है अगर इसका कंपैरिजन CCl के साथ कर दिया जाए। डिस्टेंस बढ़ गई ना Cl की तो रेजोनेंस खराब हो जाता है, CBr कर दिया तो डिस्टेंस और बढ़ गई, रेजोनेंस और खराब हो गया, ये भी आप अपने माइंड में रखना। Should I remove this? यस सर डन। Guys, अब एक्सरसाइज 5, 6, 7, 8 ये जो एक्सरसाइजेस दिए ना ये मेनली एसिड बेस के क्वेश्चंस है, और मैंने आपको एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। मैंने आपको ये भी बोला हुआ है कि आप कुछ बेसिक चीजें याद भी रखना सॉल्विंग के पर्पज से। वो क्या बेसिक चीजें, आप देखो एक्सरसाइज 5, 6, 7, 8 इन सब में जो कॉन्सेप्ट्स मेनली यूज होने वाले हैं वो है एसिडिक और बेसिक वाले। तो एक ऑर्डर जो आपको रटा होना चाहिए वो क्या है, वो है कि अगर आपका सल्फोनिक एसिड है, वो ये कॉमन मतलब नॉर्मल से जो मतलब एक बेसिक लेवल का फंडामेंटल ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का, वो मैं लिख रहा हूँ, पहले भी बताया हुआ है फिर बार बार मैं लिख रहा हूँ। जब मैं बार बार लिख रहा हूँ तो आपका भी काम है आप बार बार लिखिए जब तक रट नहीं जाए आपको। एक कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, एक इसमें H2CO3 आता है, एक इसमें HCO3- आता है, एक इसमें फिनॉल आता है, एक इसमें फिनॉल के बाद इसमें H2O नहीं CH3OH लिख देंगे, इसमें H2O लिख देंगे, इसमें ROH लिख देंगे, इसमें टर्मिनल एल्काइन लिख देंगे, इसमें NH3 लिख देंगे। अच्छा NH3 एक सिंबल है केवल, मतलब ये बताने की ट्राई कर रहा हूं मैं, H कनेक्टेड टू नाइट्रोजन है, समझे ना। ऐसा नहीं कि तुमने रट लिया खाली NH3, वहां पर कहीं लिखा हुआ है CH3NH2 तो फंस गए। अरे भाई ये लगभग एक जैसा ऑर्डर उनके लिए भी मैच करेगा,
इसके बाद यहाँ एल्केन आ गया, एल्कीन सॉरी, और एल्केन आ गया। ये एक नॉर्मल सा ऑर्डर में बताया। उसके अलावा तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो फिनॉल है, फिनॉल का स्पेशल आइडिया होना चाहिए कि उसमें एक बेसिक ऑर्डर मैंने आपको दिया हुआ है कि जो फिनॉल में बहुत ज्यादा एसिडिक होता है वो होता है पिक्रिक एसिड, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। बाकी जो सिंपल वाले फिनॉल हैं उनमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ में, जहाँ एक एक्सेप्शनल बिहेवियर मैंने आपको पढ़ाया हुआ था ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इंट्रामोलिकुलर, वो आपको रटा होना चाहिए। पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और यहाँ पर आता है मेटा नाइट्रोफिनॉल, और फिर नॉर्मल फिनॉल। ये एक बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर मैंने आपको ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाया हुआ है, ऑर्थो इफेक्ट वो आपको आना चाहिए कि भाई ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइक एसिड्स में जब भी कोई ग्रुप लग जाएगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, राइट। ये इसका एक ही एक्सेप्शनल केस है NH2 वाला, बाकी सब में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है नॉर्मल बेंजोइक एसिड से। तो ये नहीं होना चाहिए ऑर्थो इफेक्ट तुम कहीं और भी लगा रहे हो। अपने माइंड में रखो कि ऑर्थो इफेक्ट कहाँ पर यूज करना है। इसके अलावा मैंने आपको एक्टिव मिथाइलिन वाला एग्जांपल लिखाया है। ये सब क्योंकि ये मैं क्यों अलग से बता रहा हूँ, क्योंकि एक्टिव मिथाइलिन जैसे है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सडनली बहुत बढ़ जाती है, राइट। उसके अंदर एल्केन का कैरेक्टर है, यानी CH2 वाला ग्रुप है, लेकिन वो आजू बाजू में ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड होते हैं। तो ये एक्टिव मिथाइल, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो ये फिनॉल इनॉल से ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं, तो ये थोड़ा केयरफुल रहना है। ये इस टाइप का आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना, क्वेश्चन नंबर जैसे आप पिक कर लो, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 उठा लो एक्सरसाइज 6 का, क्वेश्चन नंबर 3 उठा लो एक्सरसाइज 6 का। अब उसमें कुछ नहीं है, देखो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। ए ऑप्शन देखा, ए ऑप्शन में मैंने देखा कि CH2 दिया हुआ है, CO दिया हुआ है, CO दिया हुआ है, यानी एक्टिव मिथाइलिन है, राइट। लेकिन सी ऑप्शन को देखो तुम, सी ऑप्शन को, उसकी खास बात है कि एक्टिव मिथाइलिन वाले से बेटर हो गया क्योंकि उसके 3 तरफ CO लग गया। यानी कि ये जो CH होगा ना, ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर सी हो गया। मतलब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ना ये, कि इसमें 2 CO की वजह से एक्टिव मिथाइलिन बोल रहे थे। अब भले इसको मिथाइलिन नहीं बोल रहे हो, लेकिन वो है तो इसी टाइप का, और 3 CO से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीज है। उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि आप H हटाओ, माइनस चार्ज लगाओ, कॉन्जुगेट बेस 2 जगह रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। इसमें H हटाओ, माइनस चार्ज लगाओ, 3 जगह रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। आंसर उस तरह से निकल रहा है, सिंपल है। मैं आपको कोई डाउट नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व, जैसे कई बच्चे अपने डाउट्स ही लिख रहे हैं कि सर ये वाला करा दो, वो वाला करा दो, तो मैं वो नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्टाइल से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आप फोकस भी उसी तरह रखो। आप अपना डाउट मत पूछने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहो। वो बाई चांस अगर सॉल्व हो जाता है तो इट्स गुड। बाकी डाउट सेशन जब भी लगेगा आप अपने डाउट्स उस टाइम पे पूछ सकते हैं। ये आप कॉपी कर लेना। ये अच्छा, इससे पहले ये भले ही आप देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ तो आप भी लिखो, क्योंकि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा जाकर के आप पढ़ना है अपने नोट्स में। डन। Yes, sir. ये वाला भी कॉपी कर लेना। अब इसी में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज
6 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो पार्ट है वो डी वाला ऑप्शन है। इस डी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखोगे ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लोगों को स्ट्राइक नहीं करते, इसमें उसने ये दिया है। इसकी खास बात ये है कि ये भी एक्टिव मिथाइलिन वाला एग्जाम्पल है। कोई बोलेगा ये कैसे एक्टिव मिथाइलिन वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें कहाँ वहां CO लगा हुआ है। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो कॉन्जुगेट बेस तुम जब बनाओगे इसका, ये जब तुम एक नॉर्मल केस लेते हो ये वाला, और इसमें कॉन्जुगेट बेस बनाते हो, और आप बोलते हो कि दो जगह देखो रेजोनेंस हो रहा है, दिख रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। इसमें जो होता है ना, सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है और उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, और ये 6th केस रेजोनेंस बनता है यहाँ पर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। 6th केस रेजोनेंस है, जिसको आप बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस भी बोलते हो, इसको भी रट लो आप, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। तो इसका रेजोनेंस स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, इवन इससे भी ज्यादा होती है। अब जैसे तुम सी ऑप्शन चूज करो, उसमें वो बैक बॉन्डिंग है ही नहीं उसके पास। क्यों बैक बॉन्डिंग नहीं है, कोई बता सकता है यहाँ क्यों नहीं? अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस लिखता हूँ तो यहाँ बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस क्यों पॉसिबल नहीं है? एनीबडी? नो एम्प्टी ऑर्बिटल। पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं। हाँ, ऑक्सीजन डज नॉट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। देखो अब आपको सब स्ट्राइक भी कर रहा है, ये भी आप कॉपी कर लेना। आप एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर सी देखो, एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 16। आप इसमें देखो सी ऑप्शन, आप देखोगे कि इतना फालतू की चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन काम की चीज देखो। उसने यहाँ पर एक N दिया, H दिया, आप ध्यान से देखो, बिल्कुल ये एक्टिव मिथाइलिन वाली स्टाइल है। अगर मैं इस H को निकाल दूं तो जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, वो कॉन्जुगेट बेस जो है एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 3 जगह रेजोनेंस कर रहा है, बिल्कुल इसी स्टाइल में जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ना 3 जगह, वैसे ही। इसका मतलब ये हाईली स्टेबल, हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो कई बार आप डायरेक्ट नहीं समझ पाते, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें वो एक्टिव मिथाइलिन वाला स्टाइल ही यहाँ पर भी समझ में आएगा। इसका मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है ये हाईली एसिडिक हो गया। देखो आंसर इस तरह से निकल। बाकी किसी में तुम 16 का ए ऑप्शन देखो, उसमें भी एक्टिव मिथाइलिन वाला स्टाइल है। नहीं, उसमें नहीं। बी वाले ऑप्शन में भी एक्टिव मिथाइलिन वाला स्टाइल है, लेकिन खाली 2 जगह रेजोनेंस हो रहा है, एक ऊपर के CO के साथ, एक नीचे वाले रेजोनेंस CO के साथ। H हटाने के बाद जो माइनस चार्ज आएगा, छोटी छोटी चीजें देखो, कॉमन से सब आंसर निकलते चले आएंगे। डन। गाइस, इसी तरह आप बेसिक स्ट्रेंथ की जब क्वेश्चन सोचेंगे तो हमने सब कुछ किया है। वैसे आप एमाइंस का अपने माइंड में रखना कि एमाइंस है, उसमें एमाइडीन आप माइंड में रखना, एमाइडीन वाला। इसके अलावा आपको जो माइंड में रखना है वो
जैसे डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, क्योंकि sp2 ये सब आपके माइंड में आना चाहिए कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के साथ सॉरी डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन हो गया, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन हो गया, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, तो ऑटोमेटिकली इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। ये वही वाला स्टाइल के sp3 वाला ये है, sp2 वाला sp, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, तो बेसिक स्ट्रेंथ वाले भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाते हैं। अभी जैसे सिद्धार्थ ने एक क्वेश्चन बोला, मैंने शायद डाउट सेशन में भी एक बार बताया था, फिर मैं भूल गया कि आपको ये बताना है। एक क्वेश्चन नंबर 16 पे जाना, एक्सरसाइज 8 में। सब बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑल्दो ये केमिकल बॉन्डिंग वाली स्टाइल से होना है, बट फिर भी आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 16, सब लोग जिसको ध्यान से देखें। इसमें आपको उसने हीट ऑफ डिसोसिएशन वगैरह पूछा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एबी बॉन्ड है, ये बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो गया तो बताओ तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी कि कम एनर्जी लगेगी? ज्यादा। टू ब्रेक बॉन्ड। ठीक, अब कई बार तो मैं तुम्हें घरेलू एग्जाम्पल, घरेलू स्टाइल से पढ़ा बताऊंगा इसमें कि मतलब मेरे लिए ये कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल मैंने इसमें फंडा नहीं लगा, एकदम सिंपल सी चीज मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक इसमें 16th वाला छोड़ो, मतलब 16th आसान क्वेश्चन है, मैं और टफ आपको बताता हूँ कि एक नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है और एक बोरॉन है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। समझ लो कि इट्स लाइक कि बोरॉन भिखारी हो गया और ये एक पैसे वाला बंदा है जो सिग्नल पे जाके भिखारी को पैसे ऑफर कर रहा है। तो बताइए भिखारी और उस पैसे वाले रिच पर्सन के बीच में दोस्ती का रीजन क्या है? वो जो उनके बीच में बॉन्डिंग है उसका रीजन क्या है? पैसे दिए उसने इसलिए। हाँ, मतलब ये लोन पे और इसका एमटीआर, या तो ये अपना कटोरा फेंक दे कि भीख मांगना छोड़ दे, या ये अपना पैसा फेंक दे, तब इनके बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अब देखो, अब जो बोरॉन है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, जो भिखारी है, उसके घर वाले कह रहे हैं भाई बाहर से पैसे क्यों मांग रहा है, हम तुमको घर वाले पैसे देंगे, ये लोग कितने पैसे चाहिए, ये लोग कितने पैसे चाहिए, ये लोग कितने तो बताइए अगर घर वाले पैसे देने लगेंगे, सिग्नल पे पैसे मांगने जाएगा क्या? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब नाइट्रोजन जो लोन पे सिग्नल पे जाकर के भिखारी को दे रहा है, घर वाले कह रहे हैं भाई घर पे ही इतनी जरूरत है, तुम बाहर वालों को क्यों दे रहे हो पैसे? घर पे इतनी मारकाट मची हुई है, पैसे नहीं है और तुम जा रहे हो सिग्नल पे बांटने के लिए, कितनी गलत बात है। तो यानी घर वाले उसके पैसे को छीन रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यानी ये बॉन्ड और वीक हो गया। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर उसके घर वाले छीन रहे हैं और बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल को उसके इंटरनल जो मेंबर्स हैं वो एम्प्टी ऑर्बिटल को फिल कर रहे हैं, यानी ये बॉन्ड सुपर वीक हो गया। क्या आप समझ पा रहे हो? इसका उल्टा देखो, इसका उल्टा, नाइट्रोजन के घर वालों को कोई फिक्र नहीं है कि वो अपना पैसा किसको देता है, यानी इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। और नाइट्रोजन और जो बोरॉन है उसके घर वालों को भी फिक्र नहीं है कि उसका कटोरा फिल कर दें, वो ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं जिनके पास लोन पेयर नहीं है। तो बेचारा बोरॉन किससे पैसे मांगेगा और बेचारा नाइट्रोजन किसको अपना लोन पेयर देगा? और दोनों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई। आप बोलेंगे ये बॉन्ड सुपर स्ट्रांग हो गया। क्या आप मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो? यस सर। अब तुम इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हो सकता है कि इतना अच्छा ये कंपाउंड ना दिया हो क्योंकि सिलिकॉन दिया ही नहीं है, मैंने आपको और अच्छा सा ये बता दिया एग्जाम्पल। उसमें उसने खाली जो है बोरॉन के मेंबर्स को देख करके आंसर जज करने को बोला हुआ है। आप फिट करोगे आंसर तो तुम्हारा आंसर ए निकल आएगा, बिकॉज 3 एफ लगे हुए हैं जो बोरॉन की जो एम्प्टी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वो खत्म कर रहे हैं। तो बोरॉन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, बोरॉन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। सिंपल है, इसको भी कॉपी कर लेना। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये सिद्धार्थ ने अभी मेरे को याद दिलाया तो मैंने चेक किया तो निकल आया। इसको भी कॉपी कर लो।
गाइस मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस आज कराए हैं, आप घर पे प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। आप क्वेश्चंस को करना, ये जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर करा कर दिए हैं, ये आप शॉर्ट नोट्स में भी ऐड कर सकते हो रिवीजन पर्पस के लिए, जैसा भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। अभी आपके पास टाइम है 10-15 डेज का, आप प्लीज अच्छे से बुकलेट सॉल्व करो। बुकलेट को तो अभी आप बहुत अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। टाइम प्रॉपर देना, नोट्स बार बार देखना। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 10 बार नोट्स देख लिए या 50 बार देख लिए, आपको जो है बैठ करके अच्छे से सॉल्व करना है जीओसी को, ठीक है।